करते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही गतिविधियों की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं और आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए इन तीनों सेगमेंट्स में क्या कुछ रहेगा खास जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहले आइए नजर डालें हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में उन्नति के लिए कई तरह की तकनीकों को विकसित किया गया है। नई नई प्रणालियों को हमारे किसान अपना सके, इसके लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के बारे में। आखिर ये क्या है, आइए विस्तार से आपको बताएं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान के जरिए। प्रचलित पद्धति है सिंचन की, तो उसमें क्या होता है कि प्रचलित में सरफेस फ्लडिंग है या रिजेस एंड फरो है, बॉर्डर है या बेसिन है, तो उसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होने से वो पानी एक समान रूप से खेत में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एक समान रूप से पीक को या क्रॉप को उपलब्ध नहीं होता, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो क्रॉप का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो एक समान नहीं मिलता, एक जैसे गुणवत्ता का नहीं मिलता, उसका यील्ड भी अच्छा नहीं मिलता, और हमें फिर वीड की ग्रोथ होती है, फिर लेबर की कॉस्ट ज़्यादा लगती है, सिंचाई का टाइम ज़्यादा लगता है, पंप की एचपी भी ज़्यादा लगती है। तो उसका उपाय है कि हमें आधुनिक सिंचन पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। तो ये आधुनिक सिंचन पद्धति जो है, तो उसमें करीबन ड्रिप इरिगेशन है, माइक्रो स्प्रिंकलर है, माइक्रो जेट है, लैंडस्केप इरिगेशन है, ओवरहेड स्प्रिंकलर्स है, देन रेनगन है, और कुछ हद तक हम जब क्लाइमेट कंट्रोल का में ग्रीन हाउस में यूज़ करते हैं तो वहाँ एंटीलिक फॉगर्स भी हम
हमें यूज़ करना पड़ता है। हमारे यूनिवर्सिटी ने फुले इरिगेशन शेड्यूलर ये ऐप विकसित किया है। मोबाइल में ये फ्रीली अवेलेबल है, आप किसान बंधु इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप के जरिए हमें क्रॉप evapotranspiration कितना है और वो डिपेंडिंग ऑन दैट क्रॉप evapotranspiration जो कि हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड सनशाइन आवर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो हमारा किसान बंधुओं को हमारा उनका संच कितना टाइम चालू रखना है ये मैसेज हर रोज़ मोबाइल पे आ जाता है। हमारे महाराष्ट्र और हमारा महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के कार्यक्षेत्र के 10 जिले में अभी मोर देन 10,000 फार्मर्स ये फुले इरिगेशन शेड्यूलर ऐप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर रहे हैं। और उससे ज़्यादा और किसी फार्मर को अगर इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम यहाँ इस इरिगेशन पार्क हमने जो बनाया है, यहाँ फार्मर हमारे किसान बंधु आ सकते हैं, ये सब सिस्टम देख सकते हैं और इसी माध्यम से हम किसान बंधुओं को, सभी किसान बंधुओं को अनुरोध कर रहे हैं कि आधुनिक सिंचन पद्धतियों का इस्तेमाल करके आप खत, न्यूट्रिएंट्स और पानी पेड़ को जो लगता है और क्रॉप को जो लगता है सही मात्रा में, सही जगह पे, सही टाइम पे, सही ड्यूरेशन पे दे, ताकि उनका इनकम, उनका क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, ज़्यादा हो और किसान बंधुओं को हम अच्छी आमदनी मीन्स अच्छा नफ़ा, अच्छा प्रॉफिट मिल सके। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली प्रेशर के सिद्धांत पर काम करती है। प्रेशर के लिए इनमें पंप लगे होते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कई तरह के फिल्टरों की भी जरूरत होती है। इनका काम रेत, शैवाल और पत्ती वगैरह को साफ करके पानी से अलग करना है। फर्टिगेशन के सभी इक्विपमेंट हमने लगा रखे हैं। उसमें हमने वेंचुरी लगा रखी है जो बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे चलती है। बहुत ही चीप है, वो 1,500 से 2,000 में आ जाती। फर्टिगेशन के सभी इक्विपमेंट हमने लगा रखे हैं। उसमें हमने वेंचुरी लगा रखी है जो बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे चलती है। बहुत ही चीप है, वो 1,500 से 2,000 में आ जाती है। उसके बाद फर्टिलाइज़र इंजेक्शन पंप है जो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है। बहुत एक्यूरेट फर्टिगेशन उससे हम कर सकते हैं, वो हमने लगाया है। उसके बाद डोजिंग पंप हमने लगाया है। सपोज़ ग्रीन हाउस है या सेंसिटिव क्रॉप्स है तो डोजिंग पंप हम यूज़ कर सकते हैं। उसकी कीमत 35,000 से ज़्यादा है। तो फिल्ट्रेशन में भी सभी जो फिल्ट्रेशन के इक्विपमेंट है वो कंपलसरी नहीं है। तो पहले हमने हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर के तीनों टाइप लगाए हैं। तो पहला हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर, जब भी पानी में मिट्टी के ज़्यादा बड़े बड़े हेवी पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हमें हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर लगता है। उसके बाद हमने सैंड फ़िल्टर लगाया है। सैंड फ़िल्टर मीन्स वालू की गाड़नी उसको बोलते हैं। तो जहाँ पानी का सोर्स ओपन वेल है या फार्म पॉन्ड है कि जिसमें शैवाल आने की संभावना है या ऑर्गेनिक मैटर पेड़ के पत्ते मिल जाने की संभावना होती है, तो वो दूर करने के लिए सैंड फ़िल्टर लगता है। जो स्क्रीन फ़िल्टर है उसकी जो स्क्रीन है तो 120 मेश है, उसकी जो होल्स है उनकी साइज़ 120 मेश है। लेकिन ये स्क्रीन फ़िल्टर कंपलसरी है। तो जो फिज़िकल पार्टिकल्स है, फिज़िकल पार्टिकल्स सेपरेट करने के लिए स्क्रीन फ़िल्टर लगता है। लैटरल वाइंडर सिंपल सा इक्विपमेंट है, वो करीबन 2,000 में मिलता है मार्केट में। हम वर्कशॉप में तैयार भी कर सकते हैं। तो वहाँ से हम उसका यूज़ करके लैटरल की गड्डी बना के हम ऊपर टांग सकते हैं एक बाम्बू को या कोई वुडन पिलर को, ताकि रैट्स या कोई एनिमल उनको ख़राब ना करे। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में किसान इस प्रणाली को देखने के लिए आते हैं। जिन किसानों को प्रणाली पसंद आती है वो अपने खेतों में इसे लगवा भी लेते हैं। यहाँ नौजवानों और छात्र छात्राओं को भी आने की अनुमति है। इन युवाओं को पानी के महत्व और उसे बचाने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो
ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में किसान अलग अलग तरीकों को अपनाकर या फिर कहें कि अपनी खेती में थोड़ा सा बदलाव करके सफलता हासिल कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो वर्मी कंपोस्ट से जुड़े हुए हैं। वर्मी कंपोस्ट से भी सफल हो रहे हैं हमारे किसान। कैसे, आइए जानते हैं। वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर उत्तम जैव उर्वरक है। इसे केंचुओं के माध्यम से वनस्पतियों को विघटित करके बनाया जाता है। खास बात यह है कि गोबर खाद की तरह इसमें बदबू नहीं आती। नितिन महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं और इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 15 साल तक कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी करने के बाद इन्होंने अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। इस तरह 2020 में नौकरी से इस्तीफा दिया और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई। यूनिट लगाने से पहले इन्होंने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण भी लिया। 2020 में एक अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ यूथ इन एग्रीकल्चर करके 5 दिन का मैंने स्किल का ट्रेनिंग केवी के नारायण में लिया था। वो ट्रेनिंग करते समय ऑलरेडी हमने 30x60 छोटे शेड में वर्मी कंपोस्टिंग चालू किया था। रूरल एरिया में उसका बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा था। तो हमने स्टार्ट करते टाइम पहले 2 सेगमेंट कर लिए। एक सेगमेंट था एक अर्बन सेगमेंट और एक रूरल, ये 2 सेगमेंट पहले से डिसाइड किए थे। तो वो सेगमेंट को कैसे हिट कर सकते हैं, तो वो ट्रेनिंग में जो हमारा लैकुनस था, मतलब प्रॉब्लम क्या था कि वर्मी कंपोस्ट तो सभी लोग बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो ज़्यादा ज़मीन वाले हैं या फिर जिसके पास अपना खुद का जानवर है, वो लोग, बहुत से लोग इंटरेस्टेड है वर्मी कंपोस्ट बनाने में। बट उसको एनरिच करके कैसे हम अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, वो ट्रेनिंग हमें केवी के नारायणगांव से मिला। ट्रेनिंग में जैसा सिखाया था वैसे बेड बना के एक 200x50 का एक शेड बना लिया। 25 टन्स का कैपेसिटी का हमारा कैपेसिटी है, मंथली कैपेसिटी 25 टन हम वर्मी कंपोस्ट निकाल सकते हैं। हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कम जमीन में ज्यादा उपज के लिए वो ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन उर्वरकों का इतना ज्यादा उपयोग कृषि के लिए भी हानिकारक है और पर्यावरण के लिए भी। इससे छुटकारा पाने के लिए रसायनों को खेतों से बाहर करना होगा, लेकिन ये काम एकदम ही कर देना सही नहीं है, बल्कि रासायनिक उर्वरकों की मात्रा में धीरे धीरे कमी लानी होगी और उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक खादों की मात्रा बढ़ानी होगी। ऐसा करने से उपज भी बनी रहेगी। नितिन भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। डे 1 से हमने ऐसा बोला नहीं कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो आप 70-30 60-40 ऐसा प्रोग्राम करके
अगले 5 साल के लिए हम कैसे सॉइल को फर्टाइल कर सकते हैं, वो दिमाग में रख के हमने ये प्रोग्राम मतलब ये एक्सपेंशन हाथ में लिया। 2020 में ट्रेनिंग के बाद हमने एक्सपेंशन किया। उसके बाद रूरल का माउथ पब्लिसिटी से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट रूरल फार्मर का मिल रहा था, पर चैलेंज वही था कि मार्केटिंग तो मार्केटिंग का भी हमने 2 सेगमेंट में डिवाइड करने के बाद, अर्बन और रूरल करने के बाद, अभी मार्केटिंग का भी हमने अच्छी तरह से अचीव किया है। मतलब हमारा सिटीज़ में भी 1-2-5 किलो में पैकिंग में वर्मी कंपोस्ट जाता है, और रूरल में 40 kg का पैक है वो जाता है। उसके बाद केवीके की टीम रेगुलर टच में थी हमारे। बाद में हमने फॉस्फो कंपोस्ट करके एक कंपोस्ट इंट्रोड्यूस किया, या फिर वर्मी वॉश उसका कैसे एनरिचमेंट कर सकते हैं। ये 2-4 चीज़ें करने के बाद, या फिर जीवामृत हो, तो जीवामृत है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में है उनको बढ़ावा दे के 20-30% अपना इल्ड फार्मर कैसे बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ पे कंसंट्रेट करके हमने वो 4-5 चीज़ जो मार्केट में लाई। नितिन की वर्मी कंपोस्ट यूनिट में नारायण गांव कृषि विज्ञान केंद्र की बड़ी भूमिका रही है। यहीं से इन्होंने आर्या कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आर्या केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम है जो कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों के अलावा सेवा क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए खासकर ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। केंचुओं का खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन के लिए हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। इसके अंदर हम किसानों को खाद कैसे बनाया जाता है, खाद के लिए क्या क्या करना पड़ता है, शुरुआत से हम मार्केटिंग की तरफ क्या क्या करना होगा, इसका पूरा ट्रेनिंग हम किसान भाइयों को देते हैं। इसके लिए हम हमारे नज़दीक के किसानों को एक संदेशा भेज के ट्रेनिंग का शेड्यूल देते हैं, और उसमें किसान भाई हमारे केवीके के आकर वो वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन का ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग हम 5 से 6 दिन का रखते हैं आर्या के प्रोजेक्ट के अंदर, और स्किल ट्रेनिंग के अंदर ये 25 डेज़ यानी कि 25 दिनों तक हम वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन का यूनिट कैसे सस्टेन होगा फार्मर के लिए, अपने खेती के लिए और बिजनेस के लिए हम बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, इसका पूरा ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया जाता है। उसके हम नव युवकों को ज़्यादा प्रोत्साहन करते हैं, यानी कि वो कृषि क्षेत्र में आए और अपना कृषि क्षेत्र में आके अपना छोटा या बड़ा कारोबार शुरू कर सके। इसके लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से उनको सहायता भी करते हैं। उसके लिए हम पहले उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के अंदर वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुओं का खाद है वो हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना होगा, उसके लिए हमें कौन कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करना है, केंचुओं की कौन कौन सी जातियों का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी चीज़ें हम ट्रेनियों को देते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग होने के बाद जो मटेरियल खाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए हम फार्मर्स को क्या क्या चीज़ें लगती है उसके बारे में डिटेल्स बताते हैं। उसमें गोबर आता है, और अपने जो पीक रहते हैं खेती में जो हम पीक लेते हैं उसका काड़ी कचरा रहता है, उसका भी इस्तेमाल हम एक केंचुओं का खाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद वो हमें फार्मर्स को उनके यहाँ पे कौन से मॉडल का या कौन से पद्धति का वर्मी कंपोस्ट यूनिट होना चाहिए, केंचुओं का खाद का पूरा प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी हम किसान भाइयों को डिटेल्स में देते हैं। उसके लिए हम शेड कैसा होना चाहिए, शेड में हम प्लास्टिक कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी हम फार्मर्स को बता सकते हैं। ट्रेज की साइज़ क्या होनी चाहिए, शेड की साइज़ कैसी होनी चाहिए, ये सभी बातें किसानों को बतानी पड़ती है। नितिन का कहना है कि एक तरह के कारोबार से काम नहीं चलता है, बल्कि कई कारोबार मिलाकर किए जाएं तो लगातार आमदनी बनी रहेगी। यही कारण है कि वो देसी मुर्गियां भी पाल रहे हैं और आने वाले समय में शेडनेट के क्षेत्र में भी कदम रखने की सोच रहे हैं। नितिन लंबे समय तक कॉरपोरेट से जुड़े रहे हैं। यहाँ का अनुभव वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग में काम आ रहा है।
शायद यही कारण रहा है कि उनका काम कम समय में ही चल निकला है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज कार्यक्रम में बात होगी एफपीओ के बारे में, यानी कि किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे देश की सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 10,000 एफपीओ का निर्माण किया जा सके। तो किस तरह से इस योजना के तहत हो रहा है काम, विस्तार से आपको बताते हैं। हम लोग ने अपना एक एफपीओ का गठन किया है, जिसमें 10 किसान मिलकर इसका गठन 1 साल पहले किया था। और हम लोग मिलेट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट से भी हमें काफ़ी मदद मिल रही है, जिसमें एसएफएसी प्रमोटेड हमारा एफपीओ है। और हम प्रेजेंट टाइम में मिलेट्स के कुकीज़, मिलेट्स के हमारे पास रस्क हैं, मिलेट्स के नमकीन हैं, मिलेट्स के आटा है और रॉ मटेरियल भी हमारे पास उपलब्ध हैं। साथ में हमारे एफपीओ में प्रेजेंट टाइम में 500 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं, जिसमें कि 160 महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। और हम लोग इसके साथ में जो हमारे गांव, हमारे शहर में
SHG समूह बने हैं, उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं। 3-4 समूह ऐसे हैं जो हमारे साथ काफ़ी एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। हम उनको भी उनके गांव में ही रोज़गार देने का काम कर रहे हैं और हमें भी एक बहुत अच्छा लगा जो गवर्नमेंट ने ऐसा हम लोग के लिए ये आयोजन किया है, जो इस साल मिलेट ईयर इंटरनेशनल 2023 का मनाया जा रहा है। उससे हमें काफ़ी अच्छा मार्केटिंग के लिए भी और प्रचार प्रसार के लिए भी एक अवसर मिला है। निश्चित तौर पे हमारे लिए और आने वाले लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा साबित होगा और हो भी रहा है। हम लोगों के यहाँ पर कोदो कुटकी का हम लोग मिलेट्स लेके आए हुए हैं। कोदो कुटकी का चावल क्या है कि अभी वर्तमान के समय में जो ये उत्पादन है ये ग्रामीण क्षेत्रों में ट्राइबल लोगों के द्वारा किया जाता है। इसका उत्पादन लगातार कम हो गया था, लेकिन इनका जागरूक करके इनके उत्पादन को प्रमोट करते हुए और ये लोग उत्पादन में थोड़ा सा वृद्धि हो रहा है। इनका हम लोग कंपनी की तरफ से इन लोगों का उत्पादन के लिए हम लोग इनका सहयोग करते हैं। साथ ही इनको जो भी आवश्यक सुविधा है वो कंपनी के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। तकनीकी रूप से इनको खेती करवाने में मदद कराते हैं। साथ ही इनका जो उत्पादन है उसको हम लोग कंपनी के माध्यम से खरीदते हैं। पहले तो इनका खेती पे नए नए तकनीकों को जैसे कि लाइन स्विंग वगैरह करवा करके और इनके उत्पादन में वृद्धि करवाने में मदद कर रहे हैं। साथ ही इनके जो उत्पादन है इसके उत्पादन को हम लोग खरीदते हैं, कंपनी के माध्यम से क्रय करते हैं, जिससे कि इनको अधिक से अधिक मूल्य मिल सके और इनको अधिक से अधिक लाभ हो सके। दूसरा, जब हम लोग कोदो कुटकी का जब हम लोग गांव स्तर पर खरीदी कंपनी के माध्यम से करते हैं तो इनका हम लोग कोदो का प्रोसेसिंग करके चावल बनाते हैं, कुटकी का चावल बनाते हैं और कोदो कुटकी के बिस्किट बनाते हैं, सारे कुटकी के आटा बनाते हैं और चावल। इनमें से क्या है कि इसको हम लोग फिर सेलिंग करते हैं। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो आप रुक कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए या फिर आप हमें ईमेल कीजिए krishidarshan@gmail.com हमारी ईमेल ID है। आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आज के लिए बस इतना ही किसान भाइयों बहनों। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।